हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एसिड बेसिस और सॉल्ट की वीडियो में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एसिड बेसिस और सॉल्ट्स का पार्ट 3। आज हम कोशिश करेंगे कि हमारा चैप्टर 100% हो जाए कंप्लीट। अगर नहीं हुआ तो इसका बना देंगे हम पार्ट 4। पार्ट 4 में तो तुम्हारा ये चैप्टर पक्का से कंप्लीट हो ही जाएगा। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ एक तुम्हारी क्वेश्चंस का एक वीडियो बना दूँ। उसमें मैं तुम्हें क्वेश्चंस दूंगा, तुम सॉल्व करके मेरे को बताना, ठीक है। तो फिर आज का लेक्चर शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में ना मैं तुम्हें एक चीज़ पढ़ाना भूल गया था, वो थी डाइल्यूशन। मैंने तुम्हें डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड कॉन्सेप्ट तो पढ़ा दिया था, पर डाइल्यूशन पढ़ाना भूल गया था। तो इसकी ना एक सिंपल सी डेफिनेशन है। डाइल्यूशन, खुद समझने की कोशिश करना, इज द प्रोसेस ऑफ adding more solvent in a solution to reduce the concentration of solute in that solution। मेरे ख्याल तुम समझ गए होंगे, नहीं समझे तो मैं तुम्हें समझा देता हूँ। मान लो मेरे पास एक सॉल्यूशन है, इसमें है 1 लीटर ऑफ H2O एंड इसमें है 500 ग्राम्स ऑफ HCl, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, इसमें हमारी कॉन्सेंट्रेशन है HCl की कुछ इस 1 लीटर ऑफ H2O में। अब मेरे को इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम करनी है। मैं ऐसा थोड़ा ना कर सकता हूँ कि एसिड निकाल लूँ इसमें से, ये HCl मैं इसमें से निकाल लूँ, क्योंकि तुमने पढ़ा था HCl यानी कि एसिड्स आर डिजॉल्वेबल इन वाटर, यानी कि वो वाटर में कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाते हैं। पढ़ा था ना एसिड्स के बारे में ये, ठीक है। तो अब निकाल तो सकते नहीं, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसमें और पानी डाल देते हैं। समझो तो मेरी बात को, मैं कह रहा हूँ कि अगर हमें कुछ सॉल्यूशन दिया हो, इसमें है HCl है 50 ग्राम ले लो और पानी है 1 लीटर ले लो। अब मेरे को HCl की कॉन्सेंट्रेशन कम करनी है, यानी कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम करनी है। मैं तुम्हें कॉन्सेंट्रेशन लास्ट वीडियो में बता दिया था, हो सके तो समझ जाओ, मेरे को लगता है तुम समझ जाओगे। तो कॉन्सेंट्रेशन कम करनी है, तो मैं इसमें एसिड निकालने की बजाय मैं इसमें पानी ऐड कर दूँ। तो मैंने इसमें पानी ऐड करके इसे बना दिया, HCl का अमाउंट सेम रखा, लेकिन पानी का अमाउंट चेंज करके मैंने इसे 2 लीटर ऑफ H2O कर दिया। तो समझ रहे हो, इसमें पानी में डिजॉल्व H पॉजिटिव और H3O पॉजिटिव आयंस की क्वांटिटी कम हो गई, यानी कि इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई, ठीक है। यही हमारा मोटिव था। डाइल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग मोर सॉल्वेंट। इसमें सॉल्वेंट है पानी, सॉल्वेंट यानी कि जो ज़्यादा क्वांटिटी में हो, तो सॉल्वेंट इज इन अ सॉल्यूशन टू रिड्यूस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। हमारी इसमें 50 ग्राम में से, ठीक है, इसमें कुछ H पॉजिटिव और H3O पॉजिटिव डिजॉल्व्ड थे, पर जब हमने पानी की क्वांटिटी बढ़ा दी तो इसमें H3 और H पॉजिटिव तो सेम रहेंगे, पर ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन इसके मुकाबले कम हो जाएगी। इसकी कॉन्सेंट्रेशन इसमें H पॉजिटिव और H3O पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन इसके मुकाबले कम होगी, यानी कि जिसमें 1 लीटर पानी है उसमें H पॉजिटिव और H3O पॉजिटिव की क्वांटिटी ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू 2 लीटर वाले पानी में। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन तुम ये याद कर लो, तुम्हारे को ये लिख के आ जाओगे, तुम्हारे फुल मार्क्स में
आंखें बंद करके देगी, मैं बता रहा हूँ। लिख देना, डाइल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग मोर सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन टू रिड्यूस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। मेन पर्पस डाइल्यूशन का होता ही है कि हम इसका सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कम कर सके। हमने क्या किया, बस सॉल्यूट निकालने की बजाय, क्योंकि निकाल तो सकते नहीं, हमने सॉल्वेंट और डाल दिया, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई इन कंपैरिजन टू वो दूसरे वाला। तो ये डेफिनेशन याद कर लो, तुम्हारा सही हो जाएगा काम सारा। तो अब हम पढ़ लेते हैं पीएच स्केल। या फिर जो एनसीईआरटी की बुक में लिखा है, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड्स और बेस सॉल्यूशंस। तो अब हम पढ़ लेते हैं ये वाला कॉन्सेप्ट। तो देखो, हमने ना इंडिकेटर्स पढ़ा था, वो हमें कलर चेंज करके ये तो बता देते हैं कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है, पर हमें ये थोड़ा ना बताते एक एसिड में या सॉल्यूशन में H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव आयंस कितने की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, ये थोड़ा ना बताते हैं। ठीक है, एक कॉन्सेंट्रेशन में H पॉजिटिव और H3O पॉजिटिव की आयंस की क्वांटिटी कितनी है, ये थोड़ा ना बताते हैं कोई भी। हमने ये देख लिया था कि डिक्रीज कैसे करते हैं कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज कैसे करते हैं, पर हमने ये तो नहीं देखा था कि एक सॉल्यूशन में कितने H पॉजिटिव और कितने H3O पॉजिटिव है, ये कैसे पता लगाए। तो इसके लिए हमारे पास एक नई चीज़ आई है, वो इंडिकेटर, पर उसे हम नाम दे देते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये हमें बताएगा कि एक सॉल्यूशन में हाइड्रोजन एटम्स की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, हाइड्रोजन एटम्स की या आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, कलर चेंज बता के। कलर चेंज करेगा ये अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, मेरे को पता नहीं, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ मैं कि 10 कॉन्सेंट्रेशन पे इसने दिखाया ब्लू कलर, पर फिर ये जब 20 हो जाएगी तो ये दिखा देगा पिंक कलर। ऐसे ये चेंज करता रहेगा अपनी कॉन्सेंट्रेशन, अलग अलग अपना कलर चेंज करेगा अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से। ये है यूनिवर्सल इंडिकेटर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इस यूनिवर्सल इंडिकेटर को हम नाम दे देते हैं पीएच स्केल। इसमें पीएच में जो पी है ना, वो है पोटेंस। ठीक है, इसका मतलब होता है पावर। इसे पोटेंस हम जर्मन लैंग्वेज में बुलाते हैं, जर्मन लैंग्वेज। इसका रियल मीनिंग है पावर। ठीक है, इसका रियल मीनिंग है पावर। अब इसका H का मतलब है हाइड्रोजन की पावर, बस यही कहते हैं ये जो हमारे पास पीएच स्केल है। अब ना क्या होता है, ये हम ले लेते हैं पीएच स्केल, ये होता है 7। ठीक है, और यहाँ से शुरू होता है 0, यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और यहाँ आ जाता है 14। 0 to 14 होता है ये पीएच स्केल। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं, हम इससे पता लगाते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स का। हम इससे ये पता लगाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स का पता लगाते हैं। एक चीज़ देख लो तुम, एसिड की स्ट्रॉन्गनेस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच स्केल। मतलब जितना ज़्यादा इसका नंबर होगा उतना ही वीक एसिड होगा। मतलब कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच स्केल, यानी कि ये बढ़ता रहेगा तो इसमें हाइड्रोजन की क्वांटिटी कम होती रहेगी
इसका मतलब कि ये वीक एसिड होते रहेंगे, वीक एसिड होते रहेंगे। तो मोर द नंबर वीकर द एसिड्स, एक चीज लिख लो ये, मोर द नंबर वीकर द एसिड्स। पर बेसिस में ऐसा नहीं होता, पहले ही बता दूं मैं तुम्हें, बेसिस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बेसिस में क्या होता है, बेसिस में होता है मोर द नंबर स्ट्रॉन्गर द एसिड्स, स्ट्रॉन्गर द एसिड्स। क्योंकि इन दोनों बातों का, ये मैंने जो बातें बोली है इसका मैं रीज़न भी बता देता हूँ तुम्हें साथ के साथ। पहले तुम मेरे साथ एक टेबल बनाओ, टेबल नहीं मतलब तुम एक डायग्राम बना लो, तुम्हारी एनसीईआरटी में गिवन ही है, बनाना बना लो, क्योंकि ये आ भी सकता है डायग्राम, कोई भरोसा नहीं है सीबीएसई वालों का। ये 7 को हमने नाम देते हैं न्यूट्रल, ये 7 होता है न्यूट्रल, ठीक है। यहाँ हमने कहा था 0 है, यहाँ 14 है, हमें कुछ ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है। इसका मतलब तुम्हें दूसरे कलर से दिखा देता हूँ ताकि तुम्हें ढंग से समझ आ जाए। इसका मतलब यहाँ है H पॉजिटिव और यहाँ है OH नेगेटिव, ये पूरे में फैल रखे है OH नेगेटिव यहाँ तक। और ये देख लो तुम, H पॉजिटिव की क्वांटिटी यहाँ जाते जाते कम हो रही है, H पॉजिटिव की क्वांटिटी कम होगी तो बताओ एसिड स्ट्रॉन्गर होंगे या एसिड वीकर होंगे? एसिड स्ट्रॉन्गर होंगे या एसिड वीकर होंगे? ये तो बहुत साधारण सा सवाल पूछ लिया मैंने तुमसे, इसका जवाब तो पता ही होगा ना, क्योंकि एसिड पानी के साथ डिसोशिएट होने पे H पॉजिटिव और H3O पॉजिटिव देते हैं, है ना। अब H पॉजिटिव की वैल्यू कम हो रही है, इसका मतलब एसिड्स वीक होते जा रहे हैं। तभी मैंने कहा था कि मोर द नंबर वीकर द एसिड्स, मोर द नंबर वीकर द एसिड्स। 14 जा रहा है तो इसकी हाइड्रोजन की क्वांटिटी कम होती जा रही है, इसका मतलब एसिड वीकर बनता जा रहा है। पर ये बेस में उल्टा है, बेस में ये OH नेगेटिव की वैल्यू तुम देख रहे हो यहाँ जाते जाते कम हो रही है और यहाँ जाते जाते बढ़ रही है, यहाँ जाते जाते बढ़ रही है। तो नंबर बढ़ रहा है तो OH नेगेटिव की वैल्यू भी बढ़ रही है, OH नेगेटिव की वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब कि बेस भी स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है, बेस स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है, इसका मतलब बेस स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है, OH की वैल्यू बढ़ रही है। इसलिए मैंने कहा था मोर द नंबर स्ट्रॉन्गर द एसिड्स। यहाँ जाते जाते नंबर क्या हो रहा है, मोर, तो OH नेगेटिव की वैल्यू क्या हो रही है, मोर, तो बेस क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्गर। समझ गए ये कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट समझाइए ना, इसका आ जाता है अच्छे खासे क्वेश्चन ऐसे। अब मैं बता देता हूँ पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये भी बता देता हूँ तुम्हें मैं। pH in digestive system। अब तुमने बायो में पढ़ा हो कि ये हमारा मुंह ले लो, ये नाक, मान लो ये पहले जाता है हमारे पेट में, है ना। हमारा पेट एक एसिड रिलीज करता है, पढ़ा होगा तुमने। चलो मेरे को नाम बता दो उस एसिड का, कमेंट सेक्शन में स्पैम कर दो वो एसिड का नाम। वो एसिड का नाम है HCl। HCl बोले तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। इतना तुम समझ गए। अब एक बार सोचो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या क्या फंक्शंस क्या क्या करता है? ये हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है ना। ये हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है। ये डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। डाइजेशन असली तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है ना, ये हमें डाइजेशन करने में हेल्प करता है, ठीक है। डाइजेशन करने में हेल्प कर दी इसने।
अब क्या होगा, हमारे पेट में सोचो एसिड है, एसिड है सोचो हमारे पेट में, कोई ये अच्छी बात है? एसिड तो करोसिव नहीं होते, एसिड तो करोसिव नहीं होते, फिर हमारे पेट में बचे कैसे में? इसकी एक लेयर होती है म्यूकस की, वो भी बात सही है तुम्हारी कि तुम बोलोगे कि म्यूकस की लेयर होती है इसलिए हमारे पेट को पहुंचाता नहीं, पर कभी कभार ये म्यूकस की लेयर वीक पड़ जाती है तो हमारे पेट में हो जाती है एसिडिटी, हमारे पेट में हो जाती है एसिडिटी, तुमने ये पढ़ा होगा, हमारे पेट में हो जाती है एसिडिटी। होता ना बूढ़े लोग, एसिडिटी हो रही है आज तो हमारे पेट में, इनो पिला दो मस्त, है ना? बस इनो कुछ काम नहीं करता, इनो क्या करता है ना, इनो ना मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है इनो, ठीक है? ये एंटी एसिड्स होते हैं, एंटी एसिड्स होते हैं ये इनो, ये हो गया इनो, ये हो गया गैसोफास्ट। पता नहीं आजकल तो बहुत चीज़ें आने लग गई मार्केट में, आजकल बहुत लोग ढंग से खाना नहीं खा रहे लगता है मेरे को, ठीक है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पिला देते हैं हम उन्हें, जिससे क्या होता है, एंटी एसिड होता है, तो ये इस एसिड को ना न्यूट्रलाइज करता है, न्यूट्रलाइज करता है, न्यूट्रलाइज करता है, ये एसिड को न्यूट्रलाइज करके हमारे पेट को आराम देता है। अब ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है क्या? ये दरअसल है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका केमिकल नेम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नोट्स बना लो तुम, कई इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को तो लिख ही लो कम से कम तुम, ठीक है? तो ये हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम का। और एक चीज और देख लो तुम, हमारे पेट के जो जूसेस होते हैं ना, उनका पीएच रहता है 1.5 to 4। क्या कहा था मैंने, क्या कहता, मोर द नंबर वीकर द एसिड, पर इसका मतलब ये भी तो लेस द नंबर स्ट्रोंगर द एसिड, है ना? तो अब ये अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है हमारे पेट के हाइड्रोक्लोरिक जूस में, ठीक है? ये हो गया पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो चलो अब हम देख लेते हैं पीएच का इफेक्ट एक्वेटिक एनिमल्स पे कैसे पड़ता है, एक्वेटिक एनिमल्स पे कैसे पड़ता है, ये अब हम समझ लेते हैं ध्यान से। अब ना हमारी एक बॉडी होती है, हमारी जो बॉडी है वो एक कांस्टेंट पीएच तो मेंटेन करके चलती है कि भाई 7 to 7.8 पीएच होनी चाहिए एक आम बंदे की, जो कि है न्यूट्रल टू माइल्ड बेसिक, माइल्डली बेसिक हो जाए हमारी बॉडी तब भी दिक्कत ज़्यादा नहीं होती। तो देखो हमारी बॉडी ना 7 to 7.8 पीएच के बीच में चलती है, ये होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, वो होता है। अब हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए तो है, अब फिशेस जो होती है उनके लिए भी तो होता होगा ना कुछ, उनके लिए भी तो कुछ एक वो होता होगा ना, फिशेस के लिए कुछ तो उनको भी एक सर्टेन पीएच मेंटेन करके चलना पड़ता होगा। जब ये पीएच बढ़ जाता है तब भी इनके लिए खतरा हो जाता है, जब ये पीएच कम हो जाता है तब भी इनके लिए खतरा हो जाता है। अब क्या होता है, ये केमिकल्स जो हमारी फैक्ट्री से रिलीज होते हैं, ये जो केमिकल्स हमारी फैक्ट्री से रिलीज होते हैं, ये एंड में जाके एसिड रेन के रूप में बरसते हैं, एसिड रेन के रूप में बरसते हैं। अब तुम कहोगे हम एक रेन को एसिडिक कब कहें, तुम कहोगे कि जब एसिड प्रेजेंट हो तब, हम कहेंगे सर्टेन वो बताओ पीएच, जब भी 5.6 पीएच से लेस देन 5.6 पीएच जब भी होता है ना, तब हम इसे नाम दे देते हैं एसिड रेन का। जब भी 5.6 पीएच से कम होगा हम इसे एसिड रेन का नाम दे देंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना एसिड,
कहा था ना, लेसर द नंबर स्ट्रॉन्गर द एसिड, ये हमारे रिवर के साथ मिल जाते हैं। ये खतरनाक स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे रिवर के साथ मिल जाके हमारे एक्वेटिक एनिमल्स को बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंचाता है। इसलिए केमिकल्स ना कि सिर्फ बर्ड्स के लिए या ह्यूमंस के लिए खतरनाक है, ये हमारे उसके लिए भी खतरनाक है, फिशेस के लिए भी ये बहुत खतरनाक माना जाता है। ठीक है, अब ये तुमने एक्वेटिक एनिमल्स का भी देख लिया। अब देख लेते हैं हम ये टूथ डिके में कैसे पार्ट लेते हैं। पीएच इन टूथ डिके, जब दांत सड़ जाता है ना, कैविटी लग जाती है उस पर, तब पीएच का बहुत बड़ा हाथ होता है इसमें। ठीक है, अब जब भी 5.5 से कम होगा ना पीएच, 5.5 से कम होगा ना पीएच, तब टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। फिर वो रूट कनाल फिर करते फिरो, इससे अच्छा केयर ही कर लो अपनी दांतों की, है ना। अब सोचो ये एसिड कितना खतरनाक होता है। ये हमारी बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट जो कि होता है हमारा इनामल, जो कि बना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सैपेटाइट, इससे ये बना होता है। ये एग्जाम में आ सकता है, व्हाट इज एनामल मेड ऑफ, तो ये याद कर लेना तुम, कैल्शियम एक्सयापेटाइट, ऐसे याद कर लेना तुम कुछ ट्रिक बना के। सोचो कितना खतरनाक होता है ये एसिड कि ये हमारे बॉडी के हार्डेस्ट पार्ट को भी करोड करना शुरू कर देता है, इतना खतरनाक होता है ये एसिड। क्या होता है ना, जब भी हम खाना खाते हैं तो कुछ खाना ना दांतों में अटक जाता है, तो ये अटका हुआ खाना ना एक एसिड रिलीज करता है। जैसे जैसे ये सलाइवा के साथ मिक्स होता है या डाइजेस्ट होना शुरू होता है ना ये खाना, तो ये शुगर की डीकम्पोजिशन के साथ एक एसिड रिलीज करता है। ये एसिड मुंह में रिलीज कर देता है ये, जिससे हमारा टूथ डिके होना शुरू हो जाता है। ये एसिड खतरनाक होता है हमारे दांतों के लिए। तो ये एसिड हमारे दांतों को कर देता है करोड, यानी कि डिके कर देता है। ठीक है, ये हो गया टूथ डिके का सही। अब क्या बचा, अब हम देख लेते हैं एनिमल्स क्या बीज या इंसेक्ट्स में क्या होता है। अब कभी भी तुम्हें मधुमक्खी ने काटा है, मधुमक्खी जब भी काटती है एक एसिड रिलीज करती है। ये एसिड का नाम है मिथेनोइक एसिड। अब हमारा वो तो न्यूट्रल उसमें चलता है, हमारी बॉडी जो होती है वो न्यूट्रल में चलती है। अब हमारे ऊपर कोई एसिड वोट कर दे तो हमें उसे बाद में न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा ना एसिड को। अब एसिड को न्यूट्रलाइज कैसे करें, बताया था ना तुम्हें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम इस पे बेस लगा दें। एसिड पे बेस डालने से ये फिर से न्यूट्रलाइज नहीं हो जाएगा, ये फिर से न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इसलिए जब भी हम पे मधुमक्खी काटती है तो हम उस पे ना माइल्ड एसिड लगा देते हैं, जैसे बेकिंग सोडा। हम उस पे एसिड लगा देते हैं, ये बेस लगा देते हैं, माइल्ड बेस लगा देते हैं हम, जिससे वो मधुमक्खी का एसिड न्यूट्रलाइज हो जाए। अब ये होता है बेकिंग सोडा जैसे माइल्ड बेस होता है। कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस लगाने की हमारी बॉडी कुछ ज़्यादा ही बेसिक हो जाएगी, तो हम थोड़ा सा माइल्ड बेस घिस देते हैं। इससे हमारी दर्द भी ठीक हो जाता है, हमारी बॉडी को भी कोई हार्म नहीं होता। ठीक है, अब ये तो हो गई वो। अब तुम्हारी एनसीईआरटी में एक टेबल गिवन है, उस टेबल में गिवन है नेचुरल
नेचुरल एसिड्स गिवन है, तुम वही पढ़ ही लेना, तुम अपनी एनसीईआरटी खोल के देख लिया करो, उसमें तुम ये टेबल 2.3 के नाम से गिवन है, ये पढ़ लेना तुम पूरी टेबल। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं सॉल्ट्स के बारे में। के बारे में जो कि हमारा मेन टॉपिक है। एसिड के बारे में पढ़ लिया, बेस के बारे में पढ़ लिया, अब बचा क्या सॉल्ट्स। तो सॉल्ट्स के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये थोड़ा सा सॉल्ट पढ़ेंगे, उसके बाद लेक्चर ख़त्म कर देंगे। ठीक है, सॉल्ट्स पढ़ते हैं। सॉल्ट्स की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है? सॉल्ट्स की बेसिक डेफिनेशन होती है कंपाउंड्स formed by neutralization reaction between, मैं अभी शॉर्ट फॉर्म में ले रहा हूँ, तुम पूरा लिखना, रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। ये तो हो गई इसकी पहली डेफिनेशन। इसकी ना एक और डेफिनेशन होती है, ये भी तुम पढ़ लो। अ सॉल्ट इज अ कंपाउंड तो पढ़ा ही होगा 9th क्लास में। इज अ कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन एन एसिड, नहीं व्हेन नहीं आएगा, फॉर्म्ड फ्रॉम एन एसिड आएगा, फ्रॉम एन एसिड by the replacement of hydrogen with metal। जब एक एसिड है, एसिड ले लो तुम, HCl ले लो, इसमें जो हाइड्रोजन का पार्ट है ना, जब हम इसे कोई भी मेटल से रिप्लेस कर देना, तभी हमारा दे देते हमें सॉल्ट। जैसे कि HCl प्लस NaOH गिव्स अस H2O एंड NaCl। ये हमने ये हाइड्रोजन को सोडियम के मेटल से हमने वो कर दिया। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात? तो इससे ये जो बना, ये आपका बन गया सॉल्ट बन गया, ये आपका ये हो गया सॉल्ट। अब हम देख लेते हैं फैमिली ऑफ सॉल्ट। अब सॉल्ट्स की भी कोई फैमिली होती है, बेचारा अकेले कैसे जीते होंगे, बड़ा मुश्किल है फैमिली के बिना तो जीना। तो अब हम पढ़ लेते हैं फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। ये ना बहुत ही आसान टॉपिक है, मतलब बहुत ही आसान टॉपिक है। एक तुम ले लो NaCl सॉल्ट, एक तुम ले लो पोटाशियम क्लोराइड सॉल्ट। इन दोनों में कॉमन क्या है? ये बताओ तुम मेरे को बस। इन दोनों में कॉमन है क्लोराइड और क्लोराइड। तो ये Cl नेगेटिव होता है, तुमने पढ़ा हो, ये अनायन होता है, कटायन तो नहीं होता। ये अनायन, क्लोराइड अनायन है कॉमन इनमें। तो ये दोनों सॉल्ट क्लोराइड फैमिली के हैं, क्लोराइड के परिवार के हैं। एक और एग्जांपल ले लो, NaCl और Na2SO4। अब इसमें कॉमन क्या है? इसमें कॉमन Na यानी कि सोडियम। Na कॉमन है तो ये हो गया कटायन। Na हमेशा कटायन ही होता है। तो ये हो गया हमारा सोडियम परिवार का, मेरे ख्याल तुम ये भी समझ गए होंगे ढंग से। हेलो गाइस, तो अब हम पढ़ लेते हैं इसका दूसरा टॉपिक, जो कि है सॉल्ट्स एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं या न्यूट्रल होते हैं। ये डिपेंड करता है हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को मिला के बनाया है, या फिर वो डिपेंड करता है हमारे एसिड और बेस की उसके हिसाब से। जैसे मान लो हमने एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिया और एक वीक बेस लिया, तो जो सॉल्ट फॉर्म होगा ना वो एसिडिक होगा। मैं तुम्हें एक
एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो एक देश है ए, इसके पास है कुछ 10,000 सैनिक। एक देश है बी, इसके पास है 20,000 सैनिक। तो इन दोनों ने लड़ाई की, तो इन दोनों में से जंग भूमि पे आखिर में कौन खड़ा रहेगा? साफ सी बात है, बी खड़ा रहेगा। ऐसी मान लो ए के पास है 20,000 सैनिक और बी के पास है 5,000 सैनिक। अब एंड में जंग भूमि पे कौन खड़ा रहेगा? एंड में जंग भूमि पे बी खड़ा रहेगा। समझ लो, ऐसे इसके साथ होता है। इसमें ना मेनली 3 केसेस आते हैं। पहला केस, स्ट्रॉन्ग एसिड लिया और स्ट्रॉन्ग बेस लिया, दोनों ही इक्वली ताकतवर हैं। तो जो सॉल्ट फॉर्म होगा वो न्यूट्रल होगा, यानी कि उसका pH जो होगा वो इक्वल टू 7 होगा। दूसरा केस ले लेते हैं। दूसरे केस में हम ले लेते हैं एक स्ट्रॉन्ग एसिड पर एक वीक बेस। अब ये जो सॉल्ट फॉर्म होगा, बताओ तुम मेरे को खुद, क्या होगा? एसिडिक हो गया, बेसिक हो गया, न्यूट्रल होगा? आपसी बात है, ये एसिडिक होगा, यानी कि इसका जो pH होगा ना, ये लेस देन 7 होगा। ठीक है। अब एक तीसरा केस ले लो। अगर हमने एक वीक एसिड लिया और एक स्ट्रॉन्ग बेस लिया, अब भी साफ सी बात है कि जो सॉल्ट फॉर्म होगा वो सॉल्ट जो होगा वो बेसिक होगा नेचर में, है ना? यानी उसका जो pH होगा ना वो मोर देन 7 मेरे। अब एक चौथा केस ले लेते हैं, वीक एसिड और वीक बेस। ये तुम्हारी एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, इसलिए तुम सिर्फ ये देख लो कि ये जो सॉल्ट फॉर्म होगा ना, ये डिपेंड करता है। ये डिपेंड किस पे करता है? ये डिपेंड करता है हमारे pH टेस्ट पे। क्या होता है ना, जब हमने वीक एसिड लिया ना और वीक बेस लिया, जो सॉल्ट बनेगा ना वो हम टेस्ट करेंगे, एक pH टेस्ट करेंगे उसके ऊपर, और उससे पता चलेगा कि ये जो सॉल्ट है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। ये तुम्हारी एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, ये तो मैंने तुम्हारी नॉलेज के लिए बता दिया, बाद में तुम्हें कभी डाउट आए तो ये 4 केसेस होते हैं, मेनली ये 3 ही केसेस होते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं एक नया टॉपिक जो कि है केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। ये जो वो है ना, ये थोड़ा लेंदी टॉपिक है, तो ये आराम से मैं तुम्हें समझाऊंगा, बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना। इसमें हम मेनली ना 4 सॉल्ट सोडा के बारे में पढ़ेंगे। कॉस्टिक सोडा, इसमें हम पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर, और हम इसमें पढ़ेंगे बेकिंग सोडा, और हम इसमें पढ़ेंगे वॉशिंग सोडा निरमा, और एक हम पढ़ेंगे इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये 5 टॉपिक पढ़ेंगे, एक एक करके मैं तो बहुत आराम से समझाऊंगा। ठीक है, तो फिर पहला हम शुरू कर देते हैं कॉस्टिक सोडा से। कॉस्टिक सोडा, चलो तुम मेरे को इसका केमिकल नेम बता दो जल्दी से। नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। इसका केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसका केमिकल फॉर्मूला तुम एक बार खुद सोचो। सोडियम से निकल गया Na, हाइड्रोक्साइड से निकल गया OH, तो NaOH हो जाता है। ठीक है, अब ये बनता कैसे? हमने क्या कहा था? केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। उसके लिए तुम्हें ये भी तो पता होना चाहिए कि कॉमन सॉल्ट होता कौन सा है। कॉमन सॉल्ट होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये होता है कॉमन
कॉमन सॉल्ट। तो अब हम देखेंगे कॉमन सॉल्ट से कैसे निकल रहे हैं। हम लेंगे कॉमन सॉल्ट जो कि है NaCl एक्वस में, उसे जब हम पानी में डालेंगे ना, पानी में डालेंगे तब ये हमें देगा NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। ये देता कैसे है, इसका हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। कैसे इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं मैं तुम्हें ये भी दिखा देता हूँ। ठीक है, ये हम इसका ना जब ये करते हैं, ये हम इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस से करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस मैं तुम्हें बता देता हूँ, इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस कैसे होती है इसमें। रुको, गलत बन गया थोड़ा डायग्राम। चलो अब बताता हूँ तुम्हें। एक चीज़ तुम ये देख लो कि ये जो हम होता है ना NaCl प्लस H2O, इसे हम ब्राइन कहते हैं। तो ये तुम्हारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ब्राइन क्या होता है, NaCl प्लस H2O। ये आगे भी यूज़ होगा तो ये याद कर लो। और इस पर हमारे पास क्या फॉर्म हुआ, क्लोराइड और हाइड्रोजन। तो हम इस प्रोसेस को क्लोर एल्कलाई प्रोसेस भी कह देते हैं। क्यों कह देते हैं क्लोर एल्कलाई प्रोसेस, क्योंकि ये जो हमारे पास हो रहा है ना H2 फॉर्म, ये एल्कलाई बेस है ये। तो क्लोर एल्कलाई प्रोसेसेस को वो अलग प्रोसेसेस कहते हैं जिसमें क्लोराइड और एल्कलाई बेस फॉर्म हुए। इसमें क्लोराइड और एल्कलाई बेस फॉर्म हो रहा है तो हम इसे क्लोर एल्कलाई प्रोसेस बुला लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ से डाला ब्राइन, ये है हमारा कैथोड, ये है हमारा एनोड। एनोड तो समझ गए ना, नेगेटिव, और कैथोड पॉजिटिव। ठीक है, ये हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं, ये एनोड से कनेक्टेड है, ये कैथोड से कनेक्टेड है। या नहीं, ये एनोड से कनेक्टेड है और ये कैथोड से कनेक्टेड है। ठीक है, मेरे ख्याल से तुम ये भी समझ गए। हमने जब इसमें ब्राइन सॉल्यूशन डाला NaCl प्लस H2O, अब एक एक करके हम इसके एलिमेंट्स देखते हैं कि पॉजिटिव कौन सा होता है। वो होता है NaCl में Na और Cl होता है। Na बताओ तो मेरे को, नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है। Na होता है पॉजिटिव और Cl होता है नेगेटिव। अब तुम ले H2O नेगेटिव होता है। H हाइड्रोजन जो होता है ये नेगेटिव होता है पॉजिटिव, हाइड्रोजन हमेशा पॉजिटिव होता है। और जो ऑक्सीजन होता है वो नेगेटिव होता है पॉजिटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव होता है हमेशा। ठीक है, तो ये हमने डाला इसमें, ये Na चला जाएगा नेगेटिव की तरफ क्योंकि नेगेटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव, और हाइड्रोजन भी चला जाएगा नेगेटिव की तरफ। और यहाँ पे चला जाएगा हमारे पास, यहाँ पे चला जाएगा हमारा ऑक्सीजन, और यहाँ पे चला जाएगा हमारा क्लोराइड। ये समझ गया मेरे ख्याल से तुम। अब मैंने क्या कहा था, ये क्लोराइड और हाइड्रोजन है, ये गैस में है, तो यहाँ से ये क्लोराइड और यहाँ से ये हाइड्रोजन रिलीज हो जाते हैं, वापस चले जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या आया, ब्राइन आया कंटेनिंग NaOH। समझ गया मेरे ख्याल से तुम। तो एंड में हमारे पास क्या आया, एंड में कैसे हुआ हमारे पास, एंड में हुआ हमारे पास NaCl जब पानी में गया तो इसने बनाया NaOH एक्वस प्लस क्लोराइड गैस और हाइड्रोजन भी गैस। ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला, ये तुम याद कर लेना। और ये हुआ किस प्रोसेस से, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, मेरे ख्याल से तुम समझ गए। अब हम इसमें पढ़ लेते हैं दूसरा, जो कि है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। अब तुम इसका केमिकल नेम बताओ
इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब इसका केमिकल फॉर्मूला तुम खुद बनाने की कोशिश करो। कैल्शियम से तुम लो Ca, ऑक्सी से लो तुम O, और क्लोराइड से लो तुम Cl2। तो इसका हो गया CaOCl2। ठीक है, ये हो गया इसका केमिकल फॉर्मूला। अब हम देख लेते हैं। पहला रिएक्शन हमने क्या देखा था, NaCl प्लस H2O फॉर्म्स Cl2H2 और NaOH। अब इसमें जो क्लोराइड गैस होती है ना, क्लोराइड गैस को ना, जो ये क्लोराइड गैस फॉर्म हुई है, इसे हम रिएक्ट करवाते हैं CaOH2, जो कि है स्लेग्ड लाइम। ये तुमने पहले चैप्टर में बोला स्लेग्ड लाइम की ये होता है। तो जब हम इस क्लोराइड को स्लेग्ड लाइम के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो पता है क्या बनता है, ये होता है CaOCl2 बनता है और H2O बनता है। और इस CaOCl2 को ही हमने नाम दे दिया ब्लीचिंग पाउडर। एक बार तुम रिकॉल करो, जब हमने कॉमन सॉल्ट को पानी में मिलाया तब हमारे पास क्लोराइड गैस आई, हाइड्रोजन गैस आई और NaOH आया। जब हमने उस क्लोराइड गैस को स्लेग्ड लाइम जो कि है CaOH2 के साथ रिएक्ट करवाया तो हमारे पास आया CaOCl2 और H2O, और ये CaOCl2 ही ब्लीचिंग पाउडर है। याद करते रहो ऐसे। NaCl को जब हमने पानी में मिलाया तो हमारे पास आया NaOH, क्लोराइड गैस और हाइड्रोजन गैस। जब हमने उस क्लोराइड गैस को स्लेग्ड लाइम के साथ मिलाया तो हमारे पास आया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और पानी आया। उस कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को ही हमने ब्लीचिंग पाउडर दे दिया। ये याद करते रहो तुम। एक और बार करो, पॉज करके वीडियो को करो, बिना देखे करो। अब मैं तुम्हें इसके यूजेस बता देता हूँ बढ़िया से। पहला यूज तो इसका बहुत आसान है, ब्लीचिंग में यूज होता है ये। किस चीज़ की ब्लीचिंग? कपड़ों की ब्लीचिंग, हेयर्स की ब्लीचिंग, और हेयर्स की ब्लीचिंग हो गई, वुड पल्प की ब्लीचिंग होती है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे होती है। हम कोई भी कपड़ा लेते हैं ना, कपड़ा, या फिर हम बालों को ले ले। मान लो हमें कपड़े को, अभी ये ब्लू है, हमें इसे येलो में बदलना है, तो हम इसे क्या करते हैं ना, हम इसको ब्लीच कर देते हैं। इस पर हमने ब्लीचिंग पाउडर मल दिया तो इसका ना कलर उतर गया पूरा। इसका ब्लू से ये कलरलेस हो गया, इस पर कोई भी अब कलर चढ़ाएंगे ना हम, ये बहुत प्यार से चढ़ जाएगा इस पर। तो हमने इसके ऊपर येलो कलर डाल दिया तो ये येलो कलर इसके ऊपर आके चढ़ गया पूरा। ये पूरा येलो कलर इसके ऊपर आके चढ़ गया, ये टी शर्ट हो गई येलो। ऐसा ही हुआ बालों के साथ, हमने इस पर पूरा ब्लीच डाल दिया तो इसका कलर उड़ गया। अब इस पर कोई भी कलर आराम से चढ़ जाएगा। मान लो हमें इसे रेड पे चढ़ाना है तो हमने रेड कलर लाए, इस पर थोप दिया तो ये बालों का कलर रेड हो गया। समझ गए? ब्लीचिंग पाउडर का एक यूज तो मेरे ख्याल से तुम समझ गए। अब दूसरा यूज होता है डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग। अब क्या होता है ना, हम पानी में भी इसे यूज करते हैं। पानी को डालते हैं ना तो इसके अंदर जर्म्स मिट जाते हैं तो ये पीने लायक हो जाता है। तो चलो हमारा ब्लीचिंग पाउडर भी खत्म हो गया। हम पढ़ लेते तीसरा, यानी कि बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का तुम मेरे को नाम बताओ। इसका नाम होता है सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बोनेट। अब मेरे ख्याल से तुम इसका केमिकल फॉर्म बहुत प्यार से निकाल लोगे। सोडियम से तुमने लिया Na, हाइड्रोजन से लिया तुमने H, कार्बोनेट से हो गया CO3, है ना। तो ये हो गया इसका केमिकल फॉर्मूला। अब जब भी हम ब्राइन सॉल्यूशन को CO2 और NH3 में डालते हैं ना,
तो ये NH4 देता है, NH4Cl देता है और NaHCO3 देता है, NaHCO3 देता है। अब ये NaHCO3 कुछ नहीं पर बेकिंग सोडा है, कुछ नहीं पर बेकिंग सोडा ही है। तुमने देखा हम सारी चीज़ें जो कर रहे हैं, ब्राइन का मतलब तो तुमने NaCl+H2O, हम सारे जो रिएक्शंस कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कॉमन सॉल्ट इन्वॉल्व है, NaCl, क्योंकि नाम ही क्या था, केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। बेकिंग सोडा में भी हम केमिकल सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं, हमने ब्लीचिंग पाउडर में भी कॉमन सॉल्ट यूज़ कर रहा था, तभी तो हमारे पास Cl2 आया था। कॉमन सॉल्ट नहीं होता तो Cl2 नहीं होता, Cl2 नहीं होता तो ये रिएक्ट नहीं करके, ये रिएक्ट करके CaCO2 नहीं बन पाता, तो इसमें भी कॉमन सॉल्ट का हाथ है। और ये आखिरकार में ये कॉस्टिक सोडा में तो है ही बहुत बड़ा हाथ। कॉस्टिक सोडा में अगर NaCl ही नहीं होता तो ये NaOH या Cl2 या H2O कभी बन ही नहीं पाता, समझो, इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होता तो बन ही नहीं पाता। इसलिए हर जगह NaCl का बड़ा वाला हाथ है। तो हमने जब ब्राइन को कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 के साथ रिएक्ट करवाया तो मेरे पास आया NH4Cl और NaHCO3, ये होता है बेकिंग सोडा। अब जब हम अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई बेकिंग सोडा की, जब हम इस बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो ये हमें देता है Na2, इसका डिसइंटीग्रेशन होता है Na2CO3 H2O और CO2। अब तुमने कभी देखा हो कि जब भी तुम केक बनाओगे या फिर कोई भी बेकरी की फैक्ट्री में जाओगे तो वहाँ बेकिंग सोडा यूज़ होता है। क्यों यूज़ होता है? पहले उनके पास ये बेकिंग सोडा होता है तो वो केक में डाल देता है ये बेकिंग सोडा। इस केक में बेकिंग सोडा डाल दिया और फिर ये डाल देते हैं अवन में जहाँ पे बहुत हीट होती है। हीट के कारण ये बेकिंग सोडा CO2 रिलीज़ करता है। अब ये CO2 गर्म होती है तो हवा में राइज अप होती है, खाली राइज अप नहीं होती, ये ब्रेड के क्रम्स या ब्रेड की पार्टिकल्स को लेके राइज अप होती है। तो ये जो होता है ना, ये हवन में जाके फूल जाता है। क्यों? क्योंकि हमने इसमें बेकिंग सोडा डाला और इसे हीट किया। ऐसा नहीं है कि हमने केक में बेकिंग सोडा डाला और उसे छोड़ दिया, खुले में ही छोड़ दिया रूम टेम्परेचर पे तो ये फूल गया, ऐसा नहीं होगा। ये फूलेगा नहीं। क्यों नहीं फूलेगा? क्योंकि हमने इसे हीट नहीं दी। हीट देंगे तभी तो इसमें से CO2 रिलीज होगी, तभी तो ये अब ऊपर फूलेगा। समझ गए? एक बार फिर से देखो तुम 2 मिनट के लिए, मैं वेट कर रहा हूँ 2 मिनट का। पानी पी लो आराम से, एक बार फिर से देखो पूरे उसको, ठीक है? अब क्या होता है तुम्हें पता होगा, तुम्हें पता भी होगा शायद। ये जो बेकिंग सोडा होता है, एक सेकंड रुक जाओ। ये जो बेकिंग सोडा होता है ये मेटल कार्बोनेट होता है। यानी कि बेसिक होता है। मेटल कार्बोनेट होते हैं ना, ये बेसिक होते हैं। तभी तुमने देखा होगा मैंने एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवाया, मैंने एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाया, मैंने बेस को मेटल के साथ रिएक्ट करवाया, पर मैंने कभी भी बेस को मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करवाया। क्यों नहीं करवाया मैंने मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट? क्योंकि मेटल कार्बोनेट भी बेस होता है। ये तो लिख लो कहीं बढ़िया सा, मेटल कार्बोनेट बेस होता है। और बेस को भी रिएक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। इसलिए मैंने ये रिएक्शन कभी करवाया ही नहीं।
समझ गए? अब देखो, मैंने कह दिया कि बेकिंग सोडा, बेस होता है। मैंने कह दिया कि बेकिंग सोडा मैंने कह दिया कि बेकिंग सोडा बेस होता है। तो जब हम इसमें बेकिंग सोडा डालते हैं केक में, तो तुम्हें नहीं लगता कि वो कुछ ज़्यादा ही वो हो जाता होगा, बेसिक? और बेसिक क्या होता है? बिटर, यानी कि कड़वा। सोचो तुम अपनी मम्मी के पास अपना केक लेके जा रहे हो, ठीक है, और उसका टेस्ट कड़वा है, तो तुम्हें मज़ा आएगा? बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। तो अब हम इसका टेस्ट सुधारने के लिए क्या करते हैं, हम इसमें थोड़ा वीक वीक सा ना एसिड डाल देते हैं, ताकि ये न्यूट्रलाइज सा हो जाए थोड़ा। हम इसमें एसिड कौन सा डालते हैं? हम इसमें डालते हैं H पॉजिटिव एसिड। तो जब हम इसमें NaHCO3 में जब हमने वीक एसिड डाला, ये बहुत ही वीक एसिड होता है, मामूली एसिड होता है। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिए तो सार भी हो सकता है टेस्ट, तो हम वीक एसिड डालते हैं। तो ये हमें देता है CO2, H2O और सॉल्ट। लग नहीं रहा तुम्हें थोड़ा देखा देखा सा लग रहा है ये? मेरे को कहीं तो देखा हुआ ये मैंने। मैं तुम्हें याद दिला दूँ, ये तुमने कहाँ देखा हुआ है? ये तुमने देखा था जब मैंने एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाया था, तब तुम्हारे पास ये CO2, H2O और सॉल्ट बना था। याद आया कुछ? तो इससे ये प्रूफ भी हो गया कि NaHCO3 जो कि बेकिंग सोडा है, ये मेटल कार्बोनेट है, यानी कि ये बेस है। ये प्रूफ हो गया इससे। समझे मेरी बात? समझे? अब तुम्हें ये लेक्चर ना 2x पे लगा के नहीं देखना, वरना तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। धीरे धीरे आराम से, बहुत प्यार से समझा रहा हूँ मैं, बहुत प्यार से समझो तुम, ठीक है? इसका यूजेस देख लेते हैं अब हम। पहला यूज तो हमने देख ही लिया, ये बेकरी में यूज होता है, बेकरी में यूज होता है ये। अब हम इसका दूसरा यूज देख लेते हैं। मैंने तुम्हें अभी क्या बताया कि बेकिंग सोडा जो होता है वो मेटल कार्बोनेट होता है, यानी कि वो बेस होता है। तो मान लो हमने कुछ खाया और हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस हुआ। अब वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कुछ ज़्यादा ही क्वांटिटी में वो हो गया प्रोड्यूस, तो हम कहते हैं हमारे पेट में एसिडिटी हो रही है। अब हमारे पेट में एसिडिटी हो रही है, यानी कि एसिड की क्वांटिटी बढ़ रही है। एसिड की क्वांटिटी बढ़ रही है, तो हमें एसिड की क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी। ये हम कैसे करेंगे कम? इसके बहुत साधारण सा सॉल्यूशन है इसे कम करने के लिए। हम इसमें बेस डाल दे तो ये रिएक्शन न्यूट्रलाइज नहीं हो जाएगा? ये रिएक्शन न्यूट्रलाइज नहीं हो जाएगा? एसिड में हमने बेस डाला तो ये रिएक्शन न्यूट्रलाइज हो गया। तो ये बेस हम बेकिंग सोडा भी यूज करते हैं बेस के तौर पे, बेस के तौर पे कह लो, या एंटा एसिड के तौर पे कह लो, एंटा एसिड। अब तुमने देखा हो बड़े बुजुर्गों को जब एसिडिटी होती है वो इनो पीते हैं या गैसोफास्ट पीते हैं। ये इनो और गैसोफास्ट है कुछ और नहीं, ये है बेकिंग सोडा। ये है बेकिंग सोडा, क्योंकि बेकिंग सोडा इज एंटा एसिड। एंटा एसिड यानी कि बेस, बेस यानी कि मेटल कार्ब, बेस यानी कि मेटल कार्ब। समझे? अब मेरे ख्याल से तुम ढंग से समझ लो मेरी बात को। तभी जब पुराने ज़माने में बेकिंग सोडा अलग से नहीं आता था, तो तुम्हारी मम्मियाँ केक में इनो डाल देती करेंगी, इनो डाल के बनाती थी, इडली वगैरह में इनो डाल देती थी, क्योंकि इनो भी बेकिंग सोडा का काम करता है। तभी इनो भी जब रिएक्ट करता है हीट के साथ, तो इनो भी ये सब और CO2 रिलीज करता है, CO2 रिलीज करता है। तभी तो हम इनो भी यूज करते हैं बेकिंग सोडा की जगह। समझ रहे हो? मेरे ख्याल से तुम समझ गए। इसका एक तीसरा यूज भी होता है। पहला यूज बेकरी, दूसरा यूज एंटा एसिड के तौर पे। अब मैं इसका तीसरा यूज समझा देता हूँ। ये थोड़ा टफ है, तुम्हें समझ आ जाएगा पर मैं समझाऊंगा तो,
ठीक है, ये होता है यूज सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूशन में, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूशन में। अब ये तुम कहोगे ये हमने कभी सुना नहीं, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर होता क्या है? तो मैं तुम्हें कहता हूँ कि ना सुनाओ कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें सुना देता हूँ, बहुत प्यार से समझाऊंगा, बहुत आराम से समझ की कोशिश करना, बहुत मजेदार टॉपिक है ये। ये ना क्या होता है, हमारे पास होता है एक कंटेनर, इस पे लगा होता है एक स्विच, इस पे लगा होता है एक स्विच। ये स्विच क्या करता है, ये स्विच, ये जो है ना बड़ा सा अंदर, इसके कंटेनर के अंदर एक कंटेनर होता है, ये स्विच इसे खोल देता है, यानी कि ये इसे, इसमें कोई सॉल्यूशन होगा तो ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो होता है इस कंटेनर के अंदर वाले कंटेनर में होता है प्रेजेंट सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, और यहाँ प्रेजेंट होता है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा जो कि मेटल कार्बोनेट है, जो कि बेस है, जो बेस है, मेटल कार्बोनेट बेस है। तो हमने ये स्विच दबाया, ये इसका ये अंदर का कंटेनर खुल गया, अंदर का कंटेनर का सारा सल्फ्यूरिक एसिड, कंटेनर एसिड सोडा के साथ मिक्स हुआ, सल्फ्यूरिक एसिड बेकिंग सोडा के साथ मिक्स हुआ, बेकिंग सोडा यानी कि मेटल कार्बोनेट के साथ मिक्स हुआ, तो ये क्या प्रोवाइड करेगा, CO2 प्रोवाइड करेगा, H2O प्रोवाइड करेगा और सॉल्ट प्रोवाइड करेगा। याद आया कुछ? और ये CO2 फायर एक्सटिंग्विश करने में कैसे काम आता है तुम मेरे को बताओ। पानी भी काम आएगा, पर पानी हम बाहर नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि ये पानी अंदर ही रह जाता है सॉल्ट के साथ, पर ये तो गैस होती है ना, तो ये बाहर आती है। अब तुम मेरे को बताओ CO2 कैसे यूज होता है। जब भी कहीं आग लगी होती है ना, CO2 कवर कर लेती है इस आग को और ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देती है। तो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी फायर में, तो ये फायर जल पाएगी नहीं, जल पाएगी। इसलिए CO2 का फायर एक्सटिंग्विशर में बहुत काम होता है। मेरे ख्याल से हम सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर भी समझ गए। तो ये हो गया तुम्हारा बहुत बढ़िया चीज़। अब तुम्हारे लिए बचा है वॉशिंग सोडा बचा है, और तुम्हारा बचा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा अगले पार्ट में, क्योंकि ये है थोड़े लेंदी, एक साथ इतना बर्डन लोगे ना समझ नहीं आएगा। तो मैं एक बार तुम ये फिर से वीडियो देखना, फिर से देखना एक बार ये वीडियो, और ध्यान से समझने की कोशिश करना। मेरे ख्याल से तुम समझ जाओगे। नहीं समझे तो कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए बिल्कुल खाली है, कमेंट करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए ऐसी और वीडियोस के लिए, और नोटिफिकेशन बटन दबा दीजिए, तो बढ़िया हो गया तुम्हारा ये चीज़ भी। अब अगले लेक्चर में हम ये करेंगे, पार्ट 4 हो जाएगा ना अगला, हाँ पार्ट 4 हो जाएगा। ये अगले पार्ट 4 में ये चैप्टर ख़त्म करा दूंगा और कुछ क्वेश्चंस दूंगा मैं तुम्हें वो खुद ट्राई करने, पॉज करके वीडियो, ठीक है। और ये वीडियो तुम फिर से देखो समझने के लिए, ढंग से समझने के लिए, क्योंकि ये वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़े लेंदी कॉन्सेप्ट्स भी थे। ये फाइल भेज दूंगा तुम्हें, ये फाइल भी भेज दूंगा, चलो मैं तुम्हें ये फाइल भेज दूंगा मैं तुम्हें।